यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग आम बजट के बारे में जानेंगे। अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं इस बार 7वां बजट पेश की। अंतरिम बजट सहित अगर कहें तो ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। महिला भी हैं। और ये बजट होता क्या है, बजट तो इसको देखा जाएगा। बजट एक अपने आप में उसका एक इतिहास है, चमड़े का थैला है और उसका पीछे काफ़ी बैकग्राउंड है। लेकिन आज हम लोग केवल इसी को पढ़ेंगे, जानेंगे। बजट देखिए, अगर आप पहले इसको समझने के लिए एक चीज़ थोड़ा समझ लीजिए। अगर किसी फैमिली में भी आप अगर किसी का इनकम होता है 100 रुपया भी, तो आप उसको पहले क्या देखते हैं कि ये 100 रुपया या कहाँ खर्चा किया है। होता है ये 5 किलो आटा, 4 किलो गेहूं, इस तरह से चीज़ें। तो आप उसको देखते ही जान जाते हैं, उसका जो लिस्ट बनता है कि ये इसकी फैमिली में क्या क्या समस्याएं होंगी, किन किन मुद्दे पर यह अभी इसको काम करना है और कौन कौन से चीज़ इसका उद्देश्य है, ये किन सेक्टर में अपने आप को लगा रहा है और इनके इनकम का स्रोत क्या होगा। उनसे आप बिना बात किए उनके लिस्ट को देखकर जान जाएंगे। यही हाल अगर आप बड़े किसी व्यक्ति को देखते हैं कि 4 फ्लैट लिए, ये लिए, गाड़ी लिए, घोड़े लिए, तो आप उसको भी देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं, इनके इनकम के स्रोत क्या होंगे, ये सारी चीजें। वैसे ही देश भी क्या करता है कि अपना बजट बनाने के लिए सभी लोगों से अपने टैक्स को वसूलता है। टैक्स भी दो टाइप्स में है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तो इनकम टैक्स और बाकी चीजें आती हैं उस पर, लेकिन इनडायरेक्ट भी जैसे जीएसटी है, इन सभी लोगों से वसूला जाता है। एक भिखारी भी टैक्स देता है और मुकेश अंबानी भी अगर किसी दुकान पर अगर एक कलम को खरीदते हैं तो दोनों को सेम कीमत में ही मिलेगा। तो इससे यह क्या दर्शाता है कि आप कोई भी धरती का कोई सामान हो, आप टैक्स दिए बिना आप बच नहीं सकते। और अगर आप टैक्स, ऐसी कोई चीज है जिस पर अगर आपने टैक्स नहीं दिया है तो समझिए वो चीज कोई सब्सिडी वाली होगी, उस पर भी टैक्स मिलता ही लगता ही है इनडायरेक्ट रूप से। सरकार अलग से आपको प्रलोभन देती है। सब्सिडी का क्या मतलब है कि 100 रुपए का सामान है और आप उसको खरीदने में असमर्थ हैं और आपके पास केवल 40 रुपए है, तो 60 रुपए अपनी तरफ से सरकार उसमें रोल निभाती है। तो उसके बाद उस सामान को आपको देती है, क्योंकि वो समाज हित या ऐसी चीजें होती हैं जो सोशल रूप में जुड़ी होती हैं। ये अलग टॉपिक है। तो एक चीज और कि आपको भी वैसे किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए नहीं, क्योंकि ये बजट जो है हम लोग के आरओ के एग्जाम में भी आएगा, पीसीएस में भी आएगा, या फिर कोई भी दूसरे एग्जाम है उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन अगर आप अभ्यर्थी होने के अलावा भी सोचें तो ये आपका देश है। आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा देश का जो बजट पेश हुआ है किन सेक्टर में कौन से मुद्दे हैं, कहाँ खर्च कर रहा है। आलोचने वाली बात अलग हो सकती है, लेकिन पहले आपको यह जानना भी आपका यह एक पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में किन किन सेक्टर पर खर्चा हुआ है, कौन से मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं और किन सेक्टर में कितने सुधार हुए हैं। मान लेंगे फर्स्ट अपॉन सेकंड, उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कुछ इसके बारे में। ये मंगलवार को हुआ 23 जुलाई 2024, फिर इस पे बात किया जाएगा। 48 लाख 21 मतलब 48.21 लाख करोड़ रुपए, ये वही चीज को तोड़कर लिखा गया है का बजट, कुल बजट पेश हुआ है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। इनके अलावा भी कुछ लोग हैं जिन जो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो अजय सेठ हैं, आर्थिक मामले विभाग के सचिव हैं। टीवी सोमनाथन है, ये वित्त सचिव हैं। संजय मल्होत्रा हैं, ये राजस्व विभाग के सचिव हैं। तुहिन कांत पांडे ये सचिव दीपम यानी निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के हैं। दीपम उसी का पूरा नाम है। और उसके बाद विवेक जोशी हैं, ये सचिव हैं वित्तीय सेवा विभाग के। और वी अनंत नागेश्वरन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अकेले वित्त मंत्री ही नहीं, ये लोग सपोर्ट में अपना पूरा रोल निभाते हैं, जिससे देश दुनिया के पूरे आर्थिक ब्यौरा को समझने में काफी आसानी होती है। देखिए, अगर 1 रुपए को ये परसेंट में दिया हुआ है, तो अगर हम इसको 100% ही मान लें या 1 रुपया को 100 पैसे में बांट दें, तो कहाँ कहाँ सरकार का इनकम का क्या साधन है, मतलब कहाँ से पैसा वो कमाती है। ये पैसा लिखा है, कहाँ से आएगा, सरकार के पास आएगा, आपसे हमसे सबसे टैक्स लेकर के, तभी तो देश का यह काम कर रही है। अपने वेतन से वो लोग तो करते नहीं है। सरकार पब्लिक सेक्टर का ही पैसा होता है जो खर्च किए जाते हैं। तो ये कहाँ खर्चा होगा, ये उसका लिस्ट है। तो पहले देखिए कहाँ से उनको इनकम होता है। गैर कर राजस्व से 9%, सीमा शुल्क से 4%, इनकम टैक्स आयकर से 19%, केंद्रीय उत्पादन शुल्क से 5%, कारपोरेट टैक्स है 17%, जीएसटी से 18%, जीएसटी से 18,
गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कर्ज एवं देयताओं से 27%, देवता मत समझिएगा, गैर ऋण पूंजी है 1%। टोटल जोड़ेंगे तो 100%, या अगर पैसे में जोड़ें तो 100 पैसा। अब कहाँ कहाँ खर्चा होगा? पेंशन पर कितना? 4%, ब्याज भुगतान पे 19%, केंद्रीय प्रायोजित योजना पर 8%, सब्सिडी पर 6%, रक्षा क्षेत्र पर 8%, कर शुल्क में राज्यों के हिस्से कितने हैं? 21, और वित्त आयोग व अन्य अंतरण पर 9%, 9% लिखाई है। केंद्र सरकार की क्षेत्रीय योजना पे 16 और अन्य खर्चे भी हैं 9%। कुल मिला देंगे तो 100% इनकम, 100% खर्चा सरकार अपना दिखा रही है। फिर देखिए नई कर प्रणाली ये लागू हुआ है। 0 से 3 लाख रुपए अगर आपको सालाना इनकम होता है तो कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 7 5%, 7 से 10 10%, और 10 से 12 15%, 12 से 15 20, 15 लाख से ऊपर रहा तो 30। 15,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय मदद इस बार आंध्र प्रदेश को मिला है, और बिहार को भी अच्छा खासा पैसा मिला है। इसको बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला है तो राजनीतिकरण भी इसका हो रहा है, चूंकि इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। खैर, ये अमरावती इस बार जो राजधानी बनाने वाला मामला है, और या फिर बिहार में अगर आप देखें तो बांध बनाने की बात हुई है, आईटी इंडस्ट्री सेक्टर में भी वहां लगाने की बात हो रही है। देखिए कितना अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि वहां कई पुल, लगभग 13-14 से अधिक पुल गिर गए हैं पहली बरसात में ही। चलिए इस मुद्दे पे आते हैं। 6.6 लाख 22 मतलब 6.22 लाख करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय ने खर्चा करना है। 2.19 लाख करोड़ गृह मंत्रालय, इसमें 1.43 लाख करोड़ कहाँ होगा? अर्धसैनिक बलों पर। 60,000 करोड़ से ज्यादा विभिन्न योजनाओं के लिए बिहार को देगी, 15,000 उनको, और बिहार को कितना मिल रहा है? 60,000 करोड़ लगभग कई योजना में। फिर है सुशिक्षित समाज के लिए क्या होने वाला है? शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1,48,000 लाख करोड़ मतलब 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान है, जिसमें 500 कंपनियां चिन्हित, मतलब जो सबसे बेस्ट 500 कंपनियां होंगी, उनमें 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। मतलब हर महीने 5,000 रुपए पहली एक वर्ष में दिया जा रहा है, ताकि उसमें उनको पहले बार जो कोई भी नया बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस बच्चे में आते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म टिकने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। सरकार उस पर अपना भूमिका निभाना चाह रही है। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। 5 वर्ष में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि बहुत से लोग क्या है, ट्रेनिंग फुल काम नहीं कर पाते हैं। आपके पास बीए बीएससी इस तरह की डिग्री है तो आपको प्रशिक्षण की जरूरत है। तो ऐसे चीजों के लिए, स्वास्थ्य समाज के लिए तो सुशिक्षित समाज के लिए है। स्वास्थ्य के लिए क्या है? स्वास्थ्य के लिए क्या हो रहा है? स्वास्थ्य मंत्रालय को 90,958.63 करोड़, ये पॉइंट है और यहाँ कामा लगा हुआ है, आवंटित किए गए हैं, करोड़ है। कैंसर के इलाज से जुड़े 3 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क हटाया जाएगा। जनसंख्या नियोजन के लिए क्या हो रहा है? 4.1 करोड़ युवाओं को 5 साल में 2 लाख करोड़ के आवंटन से मिलेगा रोजगार। मुद्रा योजना, लोन देने की जो सीमा थी 10 से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। इसके बाद शहरों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 100 साप्ताहिक बाजार स्थापित करने की घोषणा हुई है। नारी सशक्तिकरण यानी महिलाओं के लिए क्या किया जा रहा है? महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन। कामकाजी महिलाओं के लिए, जो घरेलू महिलाएं हैं या फिर कोई जॉब करने वाली हैं, महिला छात्रावास स्थापित करने, ये यहाँ सर्विस सेक्टर की बात हो रही है, जो महिलाएं काम करती हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए महिला छात्रावास स्थापित करने की भी घोषणा। महिला विशेष कौशल कार्यक्रमों की शुरुआत की रूपरेखा तैयार किया जाएगा। गरीबी के लिए क्या बोल रहे हैं लोग? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 5 वर्ष के लिए और बढ़ा। जो ये मुफ्त अनाज मिलता है वो 5 साल और मिलेगा। शहरों में प्रभावशाली और पारदर्शी रेंटल हाउसिंग मार्केट तैयार की जाएंगी, जिसमें किराए के लिए घरों की उपलब्धता बढ़ेगी। औद्योगिक श्रमिकों के लिए PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी सहभागिता जिसको बोलते हैं, पुराना ये डाटा है, तो से छात्रावास जैसी सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या हो रहा है? कॉपर हो, लिथियम हो जैसे दुर्लभ खनिजों का उत्पादन बढ़ाने और उनकी रिसाइकलिंग पर भी काम किया जाएगा। विदेशों में ऐसे खनिजों के अधिग्रहण के लिए मिशन की शुरुआत होगी। परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर को साझेदारी से भारत स्मॉल रिएक्टर स्थापित करने के किए जाएंगे। जल संरक्षण के लिए क्या है? जल स्रोत, नदियों के विकास, गंगा की सफाई,
के लिए 30,233.83 करोड़ का प्रावधान है। पिछले वर्ष इतने का था। कभी कभी ये तुलना भी करता है कि कितने परसेंट बढ़े, दोनों को घटाकर उतना गुणे 100 अपान पुराना वाला कर लीजिए। बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना के लिए 11,500 करोड़ का आवंटन हुआ। फिर इसके अलावा है 2,479 करोड़ रुपए पर्यटन मंत्रालय का बजट बना है। सस्ता क्या हुआ है? फोन, चार्जर, चिकित्सा उपकरण, चमड़े का सामान। ये फोन चार्जर अगर सस्ता नहीं भी होता, रिचार्ज इतना महंगा हो गया है, इस पे भी सरकार अगर कर देती तो बहुत अच्छा होता, रील देखने में आसानी हो जाता। खैर, चमड़े का सामान, एक्सरे ट्यूब। महंगा क्या हो गया? सौर सेल, दूरसंचार उपकरण, प्रयोगशाला, रासायनिक इत्यादि चीजें ये महंगी हुई हैं। उसके बाद है 73,000 करोड़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए। 21,336 करोड़ मेट्रो परियोजना। रेलवे को मिला है 2.55 लाख करोड़। इसमें रेल लाइन के लिए भी अलग से पैसा मिला है 69,000 करोड़ रुपए। इलेक्ट्रिक इस समय उस पर काम ज्यादा हो रहा है, अब ट्रेन की गति बढ़ाने पर भी। उपभोक्ता के लिए कितना? उपभोक्ता मंत्रालय को 2.23 लाख करोड़। संचार के लिए 1.37 लाख करोड़। सड़क निर्माण के लिए 1.15 लाख करोड़ 15। कृषि के लिए 1.33 लाख करोड़। 69,000 करोड़ रेल लाइन के लिए दिए गए। 86,000 करोड़ मनरेगा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के तहत। 70,000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए और 60,000 करोड़ किसान सम्मान निधि, जो वो 3 किस्तों में आता है 2-2 हजार करके। फिर है 80,000 करोड़ रुपए आवंटित अमृत मिशन। 7.8 लाख तक की आय पर 7.75 लाख 7.75 लाख कर रहे हैं, 7,75,000 तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 75,000 कर दिया गया है। कुछ फायदे होंगे, लगभग 17,000 समथिंग, 17,500 के आसपास। फैमिली पेंशन से जुड़े स्टैंडर्ड डिडक्शन को 25,000 रुपया किया जाएगा। 12 औद्योगिक पार्क बनेंगे। 1 करोड़ आवास शहरी गरीब और मध्य वर्ग के लिए, परिवारों के लिए। और 26,000 जो करोड़ बिहार में खर्च होगा, उसमें 3 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे, बक्सर में, गया में, और पावर प्लांट की भी बात की जा रही है, 21,000 करोड़ उसके लिए। 6 करोड़ किसानों के जमीन की रजिस्ट्री और 63,000 जनजातीय उन्नत गांव बनेंगे। गया बनेगा औद्योगिक केंद्र, गया बिहार में पड़ता है, वो इंडस्ट्री सेक्टर बनाने की बात हो रही है। ये है, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन आप फिर से एक बार क्या बोला जाए कि जैसे हमारे रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, पर्यटन के लिए, या फिर टूरिज्म के लिए, पर्यटन में ही आ जाएगा, सिंचाई के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इन जितने क्षेत्र में हैं उसमें, या रक्षा क्षेत्र के लिए या रेलवे के लिए, जो भी सरकार जहां जहां खर्च कर रही है, कुल राशि पिछले बार से कितना बढ़ा और उसके तहत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं, पिछली बार से कंपेयर करके सरकारी जितनी भी एग्जाम आप देंगे, यूपी पीसीएस हो या किसी अदर स्टेट का जो भी पीसीएस का हो, उसमें यह प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि मेंस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं और इंटरव्यू में भी संवाद का विषय हो सकता है, अगर ये तत्कालीन ज्यादा दूर ना रहा हो तो। मतलब आपका एग्जाम इस बजट के कुछ 2-3 महीने अगर बीच में रहता है तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और वैसे भी केवल एग्जाम ही नहीं, स्टार्टिंग में भी बताया गया है, आपको भी यह पता होना चाहिए कि इस डाटा के अलावा भी बहुत सी चीजें छूट गई होंगी, जिसको फिर कभी बताया जाएगा। ये मुख्य रूप से इतना बताना आवश्यक था। और आप भी अपनी उस जिम्मेदारी को, अगर एक महिला को पकड़ते हैं तो केंद्र सरकार उस पर कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, कितना खर्चा किया है, किन किन योजनाओं में कितना सुधार आया है, कि क्या वो केवल योजना बना लेने से उस पर काम होता है, नहीं होता, ये चीज पर खर्चा होता है, नहीं होता, ये तो राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं हैं ही। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपको एक चीज हमेशा 2 पैनल पे काम करिए। एक पैनल पर यह करिए, अगर जब काम हो गया है तो जितनी राशि है, कौन सी योजना में, इस सेक्टर में कहां कहां खर्चा हो रहा है, वो मिलाइए और पिछली बार से मिलाइए। और उसके बाद इस चीज को अपने आप में महसूस करिए कि इन क्षेत्रों में अगर हो रहा है तो क्या जमीन पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे राज्य में अगर जो बजट बना है, किन किन चीजों पर कितना महत्व दिया गया है, ये सारी चीजें देखनी होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह हमारे देश के लिए संविधान जरूरी है, वैसे ही आपको यह भी पता होना चाहिए। घर में देखते हैं बजट बनता है तो हम लोग भी अपना, आप लोग भी देखते होंगे कि कुछ कहते होंगे कि मेरे लिए भी यह सामान ला दो, या एक छोटा बच्चा भी होता है तो वो भी कहता है, अगर कुछ नहीं ले पाता है तो कहता है मेरे लिए एक चॉकलेट ले लेना। तो भारत में जितनी भी जनता है उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए,
और कम से कम उसकी जरूरत की चीजें तो जरूर मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो बजट चाहे कितना भी बड़ा हो वो बेकार ही होगा। अगर सभी की तसल्ली और सबकी जरूरतों को पूरा करने वाला बजट है तो वो चाहे छोटा ही बजट क्यों ना हो वो अच्छा होगा। लेकिन आप क्या करें, इस बजट को अपने हिसाब से इस पे एक निबंध लिखिए और इसको भी मिलाइए। चलिए ठीक है।